हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग के लिए हम लाए हैं सेमेस्टर 1 के लिए जो आपका क्वेश्चन आने वाला है 2026 का हिंदी काव्य का लेकर आ गए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। एकदम आपका यही प्रश्न आएगा, 100% लिख के ले जाइए। वीडियो का टाइमिंग आपका लेकिन ज़्यादा होगा, लेकिन यही क्वेश्चन आएगा आपका। और इसमें आपका 2 भाग में इस वीडियो को बांटा गया है। पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे रहे हैं कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देंगे, और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए। और कमेंट में बताइए कि अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, तो अगर इसी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताइए पार्ट 2 करके। तो वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर का, जो हिंदी का, उसी का प्रश्न लेकर आ गए हैं। आपका 2026 का है ये प्रश्न है, पेपर जो आपका वायरल प्रश्न है। और तो इसके साथ आपका जो हल, जो इसका आंसर की भी बताने वाला है। तो वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए, तो आपका समय रहेगा, आपका 2 घंटे का रहेगा। जो हिंदी काव्य सब्जेक्ट है आपका, टोटल पूर्णांक आपका 75 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो आइए। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, जो ये आपका 3 खंड में बांटा गया है, यानी सेक्शन A1 में बांटा गया है, बी में और सी में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो आपका सेक्शन सी तक नहीं है, क्योंकि आपका अगर सेक्शन सी तक जाता तो टाइमिंग आपका जो बहुत ही लेट हो जा रहा था, टाइमिंग का जो सेकंड है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए ये आपका सेक्शन बी तक है, सेक्शन सी नहीं है। ठीक है, तो देखिए जितना आपको बता रहे हैं किस प्रकार अगर सेक्शन सी चाहिए तो कमेंट में बताएंगे। देखिए, खंड अ यानी सेक्शन ए, खंड अ यानी सेक्शन ए में क्या बोल रहे हैं, देखिए। अतु लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपको यहाँ पर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, हर एक प्रश्न को आपको हल करके जवाब दे के आना है। और आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं कैसा क्वेश्चन आएगा, नहीं यही क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में। किसी किसी जो आपके में किसी किसी एग्जाम में आपका 5 क्वेश्चन भी पूछता है। यहाँ पर जो खंड अ में वो 10 क्वेश्चन भी पूछता है। तो 10 क्वेश्चन पूछे या 5 क्वेश्चन पूछे, इस क्वेश्चन पे जैसे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपका अगर 5 क्वेश्चन है तो पाँचों का आंसर को लिख करके आना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है, आप इसे पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की अवधारण को स्पष्ट कीजिए। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को अवधारण को स्पष्ट करना है, तो उसको कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। जो छायावाद है उसके 4 जो प्रमुख प्रसिद्ध कवियों के नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग क्या बोल रहे थे कि कबीर की भाषा पर विचार कीजिए। जो कबीर का भाषा है उस पर विचार करना है। तीनों प्रश्नों को आपको बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न है तो उसको भी देख लेंगे। तो इसका आंसर को देखिए। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के 4 भागों में विभाजित, 4 भागों में क्या क्या विभाजित है आप लोग देख लीजिए। पहला क्या है, थाद्रिवृगा थाकल हो गया एक, और एक क्या है, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। ये 4 भाग में आपको विभाजित हो गया है। क्या क्या हो गया, ये 1 2 3, ये चारों भागों में आपको लिखना है। और कब कब हुआ था, 1050 ईस्वी से 1365 ईस्वी। और तीसरा 1365 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, और 1900 से इतना तो हुआ था। ठीक है, ये देखिए आपका जो यहाँ पर दिया गया है, जो ये चारों भागों का यहाँ पर इतना से इतना तक कालखंड में विभाजित किया गया था। और जो क्या क्या है, जो 4 भागों का नाम यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र ने शुक्ल साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर को हम लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी देखेंगे। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। 4 प्रमुख कवियों के, तो देखिए छायावाद के 4 प्रमुख कवि ये हैं, क्या है, जयशंकर प्रसाद हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी हो यानी निराला ये हो गया, सुमात्रा नंदन पंत ये हो गया, महादेवी वर्मा। ये चारों जो आपका छायावाद के 4 प्रमुख कवियों
के नाम हो गया। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या था उसको भी देख लीजिए। कबीर की भाषा सधुकड़ी भाषा रही है। जो कबीर का भाषा वो क्या है, सधुकड़ी भाषा रही है। सधुकड़ी भाषा मिश्रित भाषा होती है, यानी मिश्रित भाषा होती है जिसमें अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि सभी तरह की भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। इस तरह की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सधुकोड़ी भाषा कहा जाता है। तो ये हो गया आपका जो कबीर के सधुकड़ी भाषा रही है। कौन सी भाषा रही है, सधुकड़ी भाषा आपको आंसर में लिखना है। ये हो गया आपका जो तीनों क्वेश्चन का हम लोग आंसर को देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन आएगा, बार बार बोल दे रहे हैं। देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि आपको पहले ही चेतावनी दे रहे हैं और आप पहले से सतर्क नहीं रहेंगे तो होगा। तो ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छोड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए याद से, ताकि बार बार बोलना ना पड़े। आप लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप लोग भी जरूर याद से कर लेंगे। ठीक है, और एक जो आपका ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन था वहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर 2 क्वेश्चन ये भी यहाँ पर आपका दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। और टाइमिंग जो आपका बहुत ही लंबा है, उसमें आपको कोई घबराने की ही नहीं है। जो आपका घ नंबर क्या है देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो कब और कहाँ हुआ था, तो हरिश्चंद्र का जन्म, इसको हम लोग देखेंगे। और अंगों में क्या है, धूमिल की रचनाओं के नाम बताइए। जो धूमिल है उनकी रचनाओं के नाम बताइए। उसके बाद हम लोग देखेंगे खंड ब को, यानी सेक्शन बी को, उसके बाद देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग इन दोनों का आंसर को देख लेते हैं। देखिए, घ में क्या है देख लीजिए। ये वाला चीज हर बार मतलब क्या बोल दूँ, ये वाला क्वेश्चन अधिक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, आप लोग लिख लीजिए। यही बार बार बोल दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बार बार अधिक मात्रा में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भारत तेंदु का संक्षिप्त, ये वाला जो आप लोग देखे ना, ये वाला एग्जाम इस बार तो जरूर आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ये कोई इन क्वेश्चन का है जो कलम से यहाँ पर ही किया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ के बता दे रहे हैं, आप लोग को समझ लेंगे उससे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। आपकी माता का नाम श्रीमती पार्वती देवी तथा आपके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था। साहित्य संस्कार भारतेंदु जी ने अपने पिताजी से विरासत में प्राप्त किया था। हो गया, इनके पिताजी स्वयं अच्छे साहित्यकार थे। इनके पिताजी गिरिधर उपनाम का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर से ही हुई। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का ज्ञान अपने घर पर ही प्राप्त किया। कालांतर में वाराणसी के प्रसिद्ध कविर्स कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु वहां पर पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। परिणामित अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। 13 वर्ष की अल्प आयु में ही मनो देवी के साथ आपका प्रणग्रहण संस्कार हो गया। भारतेंदु जी के 3 पुत्रियां थी, जिनमें विद्वती नाम की उनकी एक ही पुत्र जीवित रही। तो ये देख लीजिए, ये आपको बार बार बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन को इतना रट लीजिए इसको कि लिख के ले जाइए। 100% क्या 500% लिख के ले जाइए, क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, इतना बोल दे रहे हैं, आप पहले से सतर्क रहिए। हो गया, क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर भी उसका आंसर दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, इसको भी, क्योंकि आपका अगर ज़्यादा ही हुआ तो टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। हो गया, अब क्वेश्चन नंबर जो उसके जो 5 यहाँ पर देख लीजिए। जो कवि है, कविता के जो क्या बोला था क्वेश्चन में, धूमेल के रचनाओं के नाम बताइए। जो धूमेल है उनके रचनाओं के नाम, तो देख लीजिए धूमेल का रचना क्या क्या है। जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो देश प्रेम, मेरे लिए, मोचीराम। ये जो मोचीराम है ना, ये आपका जो ये मोचीराम या तो रोटी और संसद, ये वाला आपका जो यहाँ पर बुक में भी हो सकता है। ठीक है, पटकथा, आज मैं लड़ रहा हूँ, ये सब जो जो धूमेल का रचना है। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए। अब जो हम लोग देखने वाले हैं खंड ब।
खंड ब देखते हैं। देखिए जो आपका 2 प्रश्न है, खंड ब में आपका 2 प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेंगे। और प्रश्न है और यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है और 3 प्रश्न दिया गया है, तब जाके यहाँ तो 5 × 5 = 25 मार्क्स का होगा। 2025-26 का क्वेश्चन है ये वाला। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देख लीजिए, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण लिखिए। तो भक्ति आंदोलन के उदय के कारण लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताइए। जो नई कविता है कि प्रमुख प्रवृत्ति को बताना है, उसको भी बता लेंगे। भक्ति आंदोलन के उदय को कारण को लिखना है। ये सबको हम लोग अभी देखते हैं। ये उससे उससे पहले एक छोटी सी निवेदन है कि आप लोग बोलना ना पड़े इसलिए बोल दे रहे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देंगे। और कमेंट में अगर आप लोग को पार्ट 2 चाहिए तो बता देंगे, ताकि हम उसके लिए और जी जान लगा कर आप लोग को जल्दी तैयार कर सके और आप लोग को डाल दें। पार्ट 2 आप लोग के लिए बहुत ही जल्द डाल देंगे उनसे, और अपने दोस्त को शेयर कर देंगे। अब भक्ति आंदोलन के उदय के कारण जो अभी देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के उदय के निम्नलिखित कारण है। एक ही कारण नहीं है, उसके कितना हजार के क्या क्या कारण है देखिए। आप देख लीजिए जो उसका कारण है, जो क्या है उसके कारण को देखते हैं। क्या क्या है, ब्रह्मांडवाद का जटिल होना, ये सब क्या है कारण है। उस समय हिंदू धर्म का स्वरूप बहुत ही जटिल हो गया था। यज्ञ, कर्मकांड, पूजा पाठ, उपवास आदि धार्मिक क्रियाओं की जटिलता को सर्वसाधारण सरलता से नहीं निभा सकती थी। अतः निम्न जाति के व्यक्ति इस्लाम धर्म ग्रहण करने लगे थे। ये हो गया पहला कारण। और कारण देखिए भी, नवी कविताओं की प्रमुख प्रवृत्ति ये रही, मतलब सॉरी, जो प्रमुख प्रवृत्तियां ये रही देख लीजिए। वो नहीं है आपका, उसको नहीं लिखना है, इसको जो आपका नहीं लिखना है, ठीक है, इसको आप लोग को नहीं लिखना है। हो गया यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया जो आपका आंसर बताने में, तो कोई बात नहीं, इसको आपको नहीं लिखना है। जो उसका जो क्या क्या है देख लीजिए, यहाँ से आपको लिखना है क्या क्या है। ये लिखना है, क्वेश्चन हम वहाँ पर थोड़ा नहीं दिखे थे, सॉरी। ये आपको लिखना है। देखिए भक्ति के आंदोलन के उदय कारण, जो पहला कारण यहाँ पर देख लीजिए, उसका नई कविता के प्रमुख प्रवृत्ति बोल रहा है, तो नीचे में आपका दिया गया नई कविता के। हो गया, इसको आपको लिखना है, इसको लिख लीजिए। देखिए क्या क्या है, हो गया। जो ये आपको पहला लिख लेंगे, इसको किसको लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है जो पहला का आपका जो दिया गया है ना, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण लिखिए। तो इसके उदय के निम्नलिखित कारण है, क्या क्या कारण है यहाँ पर दिया गया है, आप इसको लिख लेंगे। और जो दूसरा क्या है आपका, नई कविताओं के प्रमुख प्रवृत्ति ये रहे, क्या क्या है देख लीजिए। पहला क्या है, नई कविता में जीवन जगत के प्रति अगाध प्रेम और आस्था है। नवी कविता में मानवता के अर्थात दृष्टिकोण है। नवी कविता में महान गरियों और ग्रामीण मानवीय सभ्यता का अर्थात चित्रण है। नई कविता में क्षणवाद का महत्व है। ये सब है। और देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है, नई कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। नई कविता में विभिन्न भाषाओं के शब्द को स्वीकार किया गया है। नई कविता में नए शब्द भी बनाए गए। नई कविता में छंदों के प्रति विद्रोह है। नई कविता में संगीत की लय और त्यागाकार ध्वनि का परिवर्तन और बढ़ा गया है। यह है नई कविता का जो ये। और देख लीजिए अभी, और जो यहाँ पर 2 दिया गया, 2 पॉइंट क्या क्या देख लीजिए। नई कविता में लंबी कविताएं भी लिखी गई है, लेकिन वे पुराने प्रबंध काव्य के समान नहीं है। नई कविता में जनक सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयान अज्ञ को माना जाता है। जो इसका जो लेखक है उसको सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सानंद अज्ञ को माना जाता है। जो इसको याद रखना है आपको, इस चीज़ को आपको बार बार बोलते रहे, इसको आपको याद रखना है। जो इसका जो लेखक है कौन है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन, जो इसके जनक है नई कविता के जनक यानी आविष्कारक है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर रखना, क्योंकि 2026 का आंसर क्वेश्चन है जो वायरल क्वेश्चन को लेकर आ गए थे। और आगे देख लीजिए, अब आगे क्वेश्चन क्या है। जो 3 क्वेश्चन बच गया, ऊपर में 2 क्वेश्चन देखे थे, तब जाकर तो 5 × 5 = 25 मार्क्स का था।
हो गया। अब देख लीजिए ग नंबर में क्या है, देखिए ग घ अंग तीनों को देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर क्या है, सूरदास के ब्रह्मगीत सार के पदों का सारांश बताइए। इसका सारांश जो बताना है इसको बताएंगे। घ नंबर क्या है, मालिक मोहम्मद जायसी के मान सर्वोदय खंड की समीक्षा कीजिए। इसको भी करना है। अंगों में क्या लिख रहा है देख लीजिए, कसवदास की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये तीनों प्रश्नों को भी हम लोग देखने वाले हैं। हो गया, प्रश्न को देख लें, उत्तर को देखने वाले हैं। जो आपका जो पहले था आपका सूरदास के, जो सूरदास वाला क्वेश्चन, उसका आंसर देखिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इस पाठ में सुरसागर के ब्रह्मगीत में 4 पद लिए गए। क्या क्या है, इन पदों में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की व्यवस्था व्यक्त हुई। भ्रमर का नाम लेकर गोपियों ने श्री कृष्ण के सखा और संदेश वाहक विद्व पर पहने व्यंग्यवान छोड़े हैं। प्रथम पद में गोपियों ने कहा है कि यदि वैदव ने कभी किसी से प्रेम किया होता है तो वह गोपियों के वीरों के कष्ट और अवश्य समझ पाते। ये है आपका देखिए जो पहला का। और यहाँ पर देख लीजिए जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या बोल देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना आपका ये, कि आपको जानना ज़रूरी से ज़रूरी है। एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, और ऐसे भी आपको जानना की ज़रूरी है। बार बार बोल दे रहे हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो एक बहुत ही अच्छा सा फील होगा, बहुत ही। अब आगे देख ही लेते हैं क्या है। दूसरा में क्या, दूसरे पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम उनके इन शब्दों में व्यक्त हुआ कि उनकी मन की इच्छाओं तो उनके मन में ही रह गई। तीसरे पद में गोपियों ने विद्व की योग साधन की कड़वी ककड़ी बताकर अस्वीकृत कर दिया। चौथे पद में गोपियों ने कृष्ण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब वह सच्चे प्रेमी नहीं, कुटिल राजनीतिज्ञ बन गए हैं। ये है आपका जो, और जो क्या बोलते हैं यहाँ क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जो पहला क्वेश्चन ग नंबर का आंसर उतना दूर आपको लिखना है। आप घ में क्या लिख रहा है, मालिक मोहम्मद जैसी के मन सर्वोदय खंड की समीक्षा कीजिए। तो इसका देख लीजिए, समीक्षा करना है। जो मलिक मोहम्मद देख लीजिए यहाँ पर उसका, मलिक मोहम्मद जैसे के मन में सर्वोदय खंड में पद्मावती के अनिंद सौंदर्य से मोहित होकर मानसरोवर का वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है, आइए देखते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखा है, मानसरोवर खंड में पूर्णमासी के दिन पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, पद्मावती के सौंदर्य को देखकर सरोवर भी मोहित हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए, सखियां जल में खेलने लगती है और पद्मावती को साक्षी मानकर सत्य रखती है कि जो हारेगी वह अपना हार देगी। ये है आपका जो मलिक मोहम्मद जैसी का जो क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जितना आपको तो पहले बता नहीं पाए, स्क्रीनशॉट मार लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको हम हर एक बार बताते हैं, क्योंकि अभी तो आप इसको लिख नहीं पाएंगे, तो स्क्रीनशॉट आंसर मार लीजिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में देखिए आपका छ और ज, इसको देख ले, च छ ज, ये देखिए आपका जो तीनों प्रश्न का आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबा हो चुका है, देर न करते हुए जल्दी ही करते हैं, और पार्ट 2 के लिए कमेंट में बताएंगे। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, कमेंट नहीं किए तो कर दीजिए। सुमित्रानंदन पंत की कविता यह धरती कितनी देती है का सारांश लिखिए। तो इसका सारांश लिखेंगे। च में क्या है, कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। इसका भी परिचय देंगे। ज क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराल की कविता वह तोड़ती पत्थर का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका तीनों का अभी उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पहला का उत्तर को देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत की कविता यह धरती कितनी देती है का सारांश स्पष्ट लिखना है। तो देख लीजिए क्या लिखा गया है, प्रस्तुत कविता
धरती कितनी देती है। मैं कवि ने यह संदेश दिया है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अच्छे अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा। बीज रोपी मान्य बोने से सेम रूपी फलियों ही उगेंगे तथा ममत्व ममता समता व भाईचारे के बीज बोएंगे तो मानवता रूपी श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। भूख भूख भरी में खनिजों व रत्नों का व्यापक धन भरा हुआ है। धरती रत्नों की जन्मदात्री है। स्वार्थी मनुष्य उसे अपनी तृष्णा और कामना से संचता है। पंत पंत जी लालच में आकर और आगे देखते हैं। देखिए आप लोग समझ लीजिए क्योंकि समझाने का भी टाइमिंग नहीं है। बचपन में धरती में पैसा बो देते हैं। उस समय उन्होंने सोचा कि पैसे बोने से पैसों के पौधे उग आएंगे। जब धरती से अंकुर नहीं फूटा तब बाल कवि मन में सोचता है कि धरती बंजर है। कई साल बीतने पर भी पैसों की फसल नहीं उगती है। तब कवि मिट्टी खोदकर घर के आंगन में सेम के बीज दबा देते हैं। कभी बीज बोने के बाद इस घटना को भूल जाते हैं। एक दिन संध्या के समय टहलते हुए कवि ने देखा कि सेम के अंकुर फूट गए हैं। धीरे धीरे ये अंकुर पत्तों से लद गए। कुछ समय पश्चात आंगन में बेल फैल गए। उनके लताओं पर तारों जैसी फूल खिलने लगी। सेम की फलियों को खाने का आनंद भी उठाया। अपने इस अनुभव से कवि कहते हैं कि वसुंधरा मनुष्य को रत्नों की खान देती है। मनुष्य लोभ और स्वार्थवश इसका हनन कर रहा है। धरती को समाज का प्रतीक मानकर कवि कहते हैं कि हमें ममता और समता के बीज बोने चाहिए। तो ये हो गया आपका जो पहला का आंसर हम लोग को देख लिए। पहला का आंसर देख लिए, ठीक है। अब दूसरा का आंसर देखते हैं। दूसरा का आंसर जल्दी, जीवन परिचय। दूसरा का आंसर है, आप लोग को घबराइए ना, दूसरा का आंसर है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में संवत 1455 में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल संवत 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्नान के संबंध में 3 मत है। काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी मानना ही उचित है। ये हो गया आपका दूसरा का आंसर हम लोग देख लिए, ठीक है। जब हम लोग देखने वाले तीसरा का दोस्तों देख लीजिए, सॉरी दूसरा का ही यह है आपका दूसरा का ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया। दोस्तों इसको आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया अब, ठीक है। अब का इसको भी आप लोग देख लेंगे। और जो आपका थर्ड का क्वेश्चन का आंसर है इसको भी आप लोग देख लीजिए। यही आपका हो गया जो और क्वेश्चन का आंसर के हम लोग देख लिए। अगर आप लोग को पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताइए, जो आपका उसी से क्वेश्चन आने वाला। इसका और भी वीडियो लंबा होता बोल के छोटा करके बनाया गया है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।